अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग दोस्तों ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अर्थात जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तब तक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ए टू जेड आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना टेस्ट देंगे, इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जीआईसी एलटी, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 दोस्तों। तो 2000 आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिया है या जो लोग भी लेने वाले हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कम से कम आप 1 घंटे रोज कॉन्सेप्ट की क्लास को जरूर पढ़िए। 40 मिनट जो मैं वहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ उसको रोज रिवाइज करिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज देखिए और एक टेस्ट को आप रोज अटेम्प्ट करते रहिए। ये सारे प्रोसेस करने में दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। यूट्यूब वाली भी क्लास एक जरूर देखते रहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसा कि बताया, झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ है। बिल्कुल न्यू बैच है दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड स्पेशल भी कवर कराया जाएगा। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 दोस्तों। तो इस नंबर पे 2000 पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप सारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाएगा लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है। टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पे आपको 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों 125 प्रश्न मिलेंगे और उसका दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है कि लेविस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? थोड़ा सा वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, निवेदन है सभी लोगों से। बिल्कुल ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, जैसा कि मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे ठीक है। डी बोल रहे हैं ना? हाँ, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है भैया। देखिए, छोटी सी बात है, समझ लीजिए, आज के बाद कभी गलत ना करिएगा। लेविस साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र विद्यमान है। एक तो क्या है, कृषि है, और जो दूसरा है वो क्या है, उद्योग है। ठीक है, पूंजीगत उद्योग है। तो ये जो कृषि है ना, इस क्षेत्र में श्रम का आधिक्य पाया जाता है। मतलब जितने श्रमिकों की जरूरत है उससे ज्यादा श्रमिक कृषि कार्य में संलग्न है, मतलब कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कृषि में आधिक्य, जो श्रमिक कृषि में अधिक है, उनको आप कहाँ पे भेजिए? उद्योगों में भेजिए। और जैसे ही आप तब तक भेजते रहिए इन कृषकों को उद्योगों में,
तब तक भेजते रहिए जब तक कि ये श्रम, कृषि में जो श्रम का आधिक्य है वो खत्म ना हो जाए। जैसे ही कृषि में श्रम का आधिक्य खत्म हो जाएगा और लोग उद्योगों की तरफ पलायित होते चले जाएंगे, वैसे ही आपका क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आधिक्य, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा, है ना। तो लेविस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है? तो मान्यता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का क्या पाया जाता है, आधिक्य पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और द्विक्षेत्रीय मॉडल इन्होंने कब किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1954 में। तो इजी सी बात है कि लेविस ने अपने द्विक्षेत्रीय मॉडल में बताया था कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक कृषि और दूसरा उद्योग। कृषि में श्रम का आधिक्य होता है और जो कृषि में श्रम के आधिक्य है इसको आप उद्योगों की तरफ भेजिए, और जब तक कृषि में श्रम का आधिक्य खत्म नहीं हो जाता है तब तक श्रमिकों को उद्योगों की तरफ भेजिए। और ऐसी स्थिति में जैसे ही कृषि में आधिक्य, श्रम का आधिक्य खत्म हो जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी कि विकास के पथ पे अग्रसर होने लगेगी, मतलब उद्योगों में उद्योग की तरफ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, बताइए कि इष्टतम पूंजी संचय हेतु एडमंड फेलिप्स के संचय संबंधी स्वर्णिम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? निम्न कूट से चयन करिए। और दोस्तों जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। सेशन को निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो थोड़ा सा निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई? देखिए, इष्टतम पूंजी संचय हेतु एडमंड फिलिप्स ने संचय संबंधी स्वर्णिम नियम के लिए निम्नलिखित में से उनकी कौन सी शर्त सही है, बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, सब के सब गलत, कोई भी सही नहीं है। डी वाले जितने भी हैं सब गलत हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर्णिम नियम की बात सर्वप्रथम फिलिप्स ने कब किया था, 1961 में किया था। कब किया था, 1961 में किया था। और इन्होंने इसमें क्या किया था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो इष्टतम विकास होगा, इष्टतम विकास के मार्ग, मतलब इष्टतम विकास के जो मार्ग होंगे उसका इन्होंने एक तरीके से वर्णन किया था और कहा था कि जो प्रति व्यक्ति खपत के अधिकतम स्तर को प्रदान करे, प्रति व्यक्ति खपत के अधिकतम स्तर को प्रदान करने की बात इन्होंने कहा था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बचत दर अद्वितीय होती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी मूल्य ह्रास के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि जितने लोग भी डी बोल रहे हैं। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, हैरर-डोमर मॉडल में पूर्ण क्षमता या सामर्थ्यता समृद्धि दर को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई बता दीजिए, इजी सी बात है ये तो, यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, GN = GW GA, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया, क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक समृद्धि दर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक समृद्धि दर की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हैरर-डोमर मॉडल में जो पूर्ण क्षमता है, ये पूर्ण क्षमता समृद्धि दर को निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, ये बताते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी, ठीक है। कहा यहीं पर क्या होगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी और यह देश के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम की उपलब्ध मात्रा तथा तकनीकी प्रगति आदि पर निर्भर करता है।
तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, अभिकथन आ गया और कारण आ गया। चलिए भाई, सोलो साहब आ गए। आपको पता है कि हैरर डोमर मॉडल के बाद सोलो साहब आते हैं। हैरर डोमर मॉडल को विस्तृताकार देने का कार्य कौन करता है, सोलो साहब करते हैं। चलिए, मतलब थोड़े से थीम लेकर के और इन्होंने अपनी थियरी को और लंबी चौड़ी प्रस्तुत की। तो बताइए मुझे कि सोलो मॉडल हैरर डोमर मॉडल की तुलना में काफी उन्नत है क्या, ये बात ठीक है? और अगर जो ठीक है तो कारण दिया है कि सोलो ने उत्पादन में स्थिर अनुपात की मान्यता के बगैर दीर्घकालिक समृद्धि मॉडल की रचना की। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, ई बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारी गलतियां हो रही है। देखिए, जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं ना, सबका उत्तर ठीक होगा। बाकी जितने लोग भी बोल रहे हैं सबका उत्तर गलत। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि हैरर डोमर मॉडल के बाद आते हैं सोलो साहब। और सोलो साहब ने दोस्तों, मतलब हैरर डोमर मॉडल की, मतलब एक बड़े पैमाने पे इनकी कुछ मान्यताओं को लेकर के अपने मॉडल को ये प्रस्तुत किए। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि सोलो मॉडल हैरर डोमर मॉडल की तुलना में काफी उन्नत है। एब्सोल्युटली ठीक है। सोलो ने उत्पादन में स्थिर अनुपात की मान्यता के बगैर दीर्घकालिक समृद्धि मॉडल की रचना की है। एब्सोल्युटली ठीक है। सोलो की अगर जो मान्यताओं को आप पढ़ेंगे तो इन्होंने उत्पादन के स्थिर अनुपात को नहीं लिया है। ठीक है, सोलो साहब ने अपने मॉडल में उत्पादन के स्थिर अनुपात को नहीं लिया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहा है भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, सोलो मॉडल जाहिर सी बात है, हैरर डोमर के बाद सोलो साहब ही तो आते हैं ना। तो सोलो मॉडल हैरर डोमर मॉडल की तुलना में काफी उन्नत है। और कारण दिया गया है कि सोलो ने उत्पादन में स्थिर अनुपात की मान्यता के बगैर दीर्घकालिक समृद्धि मॉडल की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से अभिकथन और कारण का आ गया। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा निवेदन है सभी लोगों से, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर क्या बहुत कम है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए, अभी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अगेन बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, अगेन बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, मार्क्स ने क्या कहा था भैया, मार्क्स की जब भी बात आएगी तो भैया इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पूंजीपतियों का विरोध किया था। इन्होंने कहा कि जो उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है उसमें एक श्रमिक होते हैं और दूसरे पूंजीपति होते हैं। ठीक है, एक श्रमिक और दूसरे पूंजीपति। तो ये जो पूंजीपति होते हैं ना, ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। अर्थात श्रमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, लेकिन लेकिन श्रमिकों का जिस अनुपात में उत्पादन है उस अनुपात में मजदूरी नहीं देते हैं ये पूंजीपति। ठीक है, अगर जो एक श्रमिक 100 रुपए की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो ये जो पूंजीपति है वो क्या कर रहा है कि केवल और केवल इसको 20 रुपये दे रहा है, या केवल और केवल इसको 10 ही रुपया दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो पूंजीपति का लागत जो है, या मान लीजिए कि 50 रुपए भी है और 20 रुपए श्रमिक को दे रहा है, तो 30 रुपए ये किसके पास, अपने पास रख रहा है। और यही जो 30 रुपए है दोस्तों, ये श्रमिकों की दक्षता के कारण आधिक्य प्राप्त करता है। कौन, पूंजीपति। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त श्रम ही पूंजी संचय करता है। एब्सोल्युटली ठीक है, श्रमिक के कारण ही पूंजीपति लाभ कमाता है, ये बात करते हैं। वास्तविक श्रम और निर्वाह के लिए श्रम जिसके लिए मजदूर को कुछ नहीं मिलता है,
के बीच अंतर ही अतिरेक श्रम है। एब्सोल्युटली भाई ठीक है, दोनों बात ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग कहाँ होता है? चलिए भाई छोटी सी बात है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात हो रही है, चलिए भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर, ये तो इजी सा प्रश्न है, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, याद आना चाहिए। स्वर्णिम युग की अवधारणा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कब दिया था? 1956 में दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, किस पुस्तक में दिया था? द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। और क्या बताया था भैया, इन्होंने बताया था डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के। तो सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, सभी लोग यही बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली दोस्तों ठीक है। ये किसकी बात करते हैं? बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये उत्पादन के दो साधन मानते हैं, पहला श्रम और दूसरा पूंजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। यह अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? चलिए भाई बता दीजिए मुझे कि इस अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। चलिए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, सी बोल रहे हैं सभी लोग, लोग डी भी बोल रहे हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, डी बोल रहे हैं सभी लोग। डी के अलावा और कोई? डी के अलावा और कोई? डी सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली भैया ठीक है। ये हैरड साहब ने बोला था। ठीक है, तो यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। ये बात किसने कही थी? हैरड साहब ने कही थी अपनी मान्यताओं के अंदर। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। कॉलडोर से प्रश्न आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं भाई? आराम से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अब कॉलडोर साहब ने जो समृद्धि मॉडल दिया था वो किस पुस्तक में दिया था? आपको पता होना चाहिए। इजी ऑन इकोनॉमिक, इजी ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ में प्रस्तुत किया था उन्होंने अपने समृद्धि मॉडल को। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज क्यों इतनी गलतियां हो रही है भाई, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? मैं भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, इतनी सारी गलती क्यों हो रही है? बहुत सारे लोग लगातार गलत कर रहे हैं। तो देखिए, काल्डोर का समृद्धि मॉडल में जो मान्यताएं हैं, वो पहली मान्यता है कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं। मतलब जो उत्पादन हो रहा है इसमें श्रमिक होगा और एक पूंजीपति होगा जो लाभ प्राप्त करेगा। उत्पादन अनुपात एक स्वतंत्र चर होता है।
तो ये भी बात हो जाएगा। एमपीएस और एमपीसी स्थिरांक है, नहीं भैया ये बात नहीं। और यह अर्थव्यवस्था, यह पूर्ण रोजगार से कम होते हैं, नहीं भैया ये पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो जितने लोग भी डी केवल बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई याद आना चाहिए कि कॉल्डोर के समृद्धि मॉडल को जो जब आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आप वहां पे पढ़े होंगे कि क्या है कि उत्पादन में के दो साधन है। पहला तो है एक मजदूरी, मतलब जो श्रमिक है, और दूसरा है लाभ। उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो लाभ होता है ना, ये पूर्ण रूप से बचत में चला जाता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से कहाँ पे चला जाता है? बचत में चला जाता है। ठीक है, और ये जो मजदूरी होता है ना, ये जो मजदूरी होता है ये पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। लाभ बचत कर लिया जाता है और मजदूरी जो होता है वो उपभोग कर लिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो कॉल्डोर का समृद्धि मॉडल की मान्यताएं क्या है कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं। मजदूरी जो होता है वो कंप्लीटली उपभोग पर चला जाता है। जो मजदूरी के रूप में पैसा मिलता है मजदूरों को, वो उपभोग करते हैं। और जो एक पूंजीपति लाभ कमाता है उसको लाभ जो होता है वो बचत में डाल देता है। ठीक है, और निवेश उत्पाद अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए भाई, नव परिवर्तन आ गया, सुम्पीटर साहब याद आ जाने चाहिए। और सुम्पीटर से इजी तो और इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? सुम्पीटर से इजी तो और इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं, या है कि नहीं? चलिए भाई बताइए, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जब भी सुम्पीटर साहब या नव परिवर्तन आपके सामने ये शब्द आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया सुम्पीटर साहब दो बात करते हैं। पहली बात कहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है ना, एक या जो एक उद्यमी होता है ना, वो नए नए आविष्कार करता है, उसके प्रतिफल के रूप में उसे लाभ मिलता है। मतलब जो पहले किसी ने नहीं किया, ठीक है, पहले किसी ने नहीं किया है, वो पहली बार अगर जो कोई काम करता है तो उसको लाभ प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ नव परिवर्तन करना है तो उसमें कुछ पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा भैया वो बैंक से साख लेगा। ठीक है, तो नव परिवर्तन के कारण क्या होगा कि पूंजीपति को या व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और नव परिवर्तन संपन्न करने में जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? बैंक से साख लेकर के। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या आप लोग बोल रहे हैं, देखिए, किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण विरले ही संबंधित क्षेत्रों में क्या उत्तर आ रहा है भैया? हाँ, अरे भाई इतनी सारी गलती क्यों कर रहे हैं? सभी लोग गलत हो गए, एक दो लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग गलत हो गए, एक लोग शायद सुनीता तिवारी जी ठीक बता रही हैं और सभी लोग गलत हैं। देखिए छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है कि सुम्पीटर साहब कहते हैं कि जो नव परिवर्तक होगा ना वो हमेशा ही लाभ कमाएगा, विरले ही नहीं। विरले का मतलब क्या? कभी ऐसा हो सकता है या 100 बार में कभी 2-4 बार ऐसा हो सकता है, ऐसी बात वो करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जो आप कुछ नया सोचते हैं तो 100% आप क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। तो ये जो बिरले शब्द दे दिया भैया, ये तो आपको गलत करा दिया। ये प्रश्न है ना, कितने सारे लोग डी के तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डी के तरफ जा रहे हैं, अब कुछ लोग बी के तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, छोटी सी बात है, गलत कर रहे नहीं। नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते, देखिए किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण बिरले ही संबंधित क्षेत्रों में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए इसका छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं दोस्तों, कि कल भी बताया था कि 2014, 15, 16, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे एजुकेटर ऐसे थे जो यूट्यूब पे आए। तो उस टाइम क्या था, वो नव प्रवर्तक थे। उस टाइम कोई यूट्यूब के बारे में सोचता भी नहीं था कि यूट्यूब जो है वो शिक्षा का प्लेटफॉर्म बन सकता है। वो आए तो नव परिवर्तन उन्होंने किया, तो उन्होंने अप्रत्याशित लाभ कमाया। आज उनके सब्सक्राइबर मिलियन में। अब उन्हीं की कॉपी करने का प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि
यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं कि अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था दोस्तों कि नवप्रवर्तन था, तो इस वजह से लोग क्या किए कि लाभ पा गए। लेकिन अब अगर जो यूट्यूब पे आपको आना है, पढ़ाना है, तो अब आपको कंपटीट करना पड़ेगा। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बन गई है। ठीक है, अब ये बाजार का एक ऐसा स्वरूप बन गया है जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है। आप निरंतर मेहनत करेंगे, आपके निरंतर कंटेंट रहेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि एक बार नव प्रवर्तक लाभकारी बन जाता है तो अन्य उद्यमी झुंड नुमा गुच्छे में उसके पीछे चलते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। तो ए सही है, ए सही नहीं है और आर जो है वो सही है। जाहिर सी बात है भैया कि कुछ यूट्यूबरों को बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर लिए हैं, ठीक है, बैच उनका बनता है 5-5 लाख में। तो ऐसी स्थिति में हम भी यूट्यूब पे काम करें और हमको भी अर्निंग हो। लेकिन अब यूट्यूब पूर्ण प्रतियोगिता हो गया है। पहले क्या था कि 2-4-10 लोग आए भैया, उस टाइम नव प्रवर्तक थे, उन्होंने लाभ कमा लिया। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए आराम से। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। किसका बर्थडे है भाई? अच्छा, दीक्षा जी का बर्थडे। चलिए, हम सभी लोग की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिंदगी में आपको को नौकरी मिले और नौकरी के साथ साथ जिंदगी में बहुत खुशियां भी मिले। ठीक है, क्योंकि नौकरी बहुत छोटा सा पार्ट है, खुशी जो है वो बहुत बड़ी सी पार्ट है। ठीक है, नौकरी मिल जाएगा तो हैप्पीनेस मिल जाए इसकी कोई पूर्ण गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाएगी। नौकरी मिल जाएगा तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। और किसकी इजी होगी? जो कंजूस नहीं होंगे। जो कंजूस होंगे उनकी लाइफ इजी नहीं होने वाली है। ठीक है, जो सोचेंगे कि यार चलो 1 किलोमीटर जाना है, क्या करते हैं कि क्या ई रिक्शा करते हैं या क्या किसी और साधन से जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि इसका शायद तस्नीम खान जी का भी बर्थडे है। चलिए आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतर्जात समृद्धि मॉडल की अवधारणाओं को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए भाई व्यवस्थित करिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अंतर्जात समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सबसे पहली बात क्या की जाती है भैया कि आप कार्य करते हुए सीखना। सबसे पहली अवस्था क्या होती है? कार्य करते हुए सीखना। सभी लोग बोल रहे हैं, शोभा जी बोल रहे हैं सर मेरा भी बर्थडे है, शोभा जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाकी जितने भी लोगों का बर्थडे है सबको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नौकरी भी मिले और जिंदगी में बहुत सारी खुशी भी आपको मिले। चलिए, पहली बात तो ये हो गई। बाद में क्या है? दूसरी अवस्था क्या आती है? देख करके सीखना। तीसरी अवस्था आती है कि आप निवेश करिए फिर सीखिए। और चौथी अवस्था आती है कि आप शोध करिए और शोध द्वारा विचारों की उत्पत्ति करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देखिएगा कि संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां पर, थोड़ा आराम से करिएगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर किसने दिया था? संचय के स्वर्णिम नियम की बात किसने किया था? फेलिप्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, एडमंड फेलिप्स ने संचय के स्वर्णिम नियम की बात की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सर ये बताइए कि संचय के स्वर्णिम नियम की अवधारणा किसने दिया था? तो एडमंड फेलिप्स ने दिया था। और उन्होंने कहा था क्या?
ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कौन सी सही नहीं है। तो यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां पर प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश अधिकतम है। नहीं भैया, ये बात गलत हो जाएगी। अगर जो बचत अधिकतम है तो निवेश कैसे अधिकतम हो जाएगा? अगर जो आप बचत ज्यादा करेंगे तो निवेश में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो छोटी सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य है। अब पेरेटो साहब को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। पेरेटो साहब कहते हैं कि सर जी एक काम करना है, एक व्यक्ति के को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। ये तो भैया पेरेटो साहब कहते हैं। पेरेटो इष्टतम तो यही है ना, पेरेटो अनुकूलतम यही तो है ना कि एक को हानि पहुंचाए बिना हम दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब स्लष्टकी आते हैं तो वो कहते हैं नहीं सर, हम एक पहले वाले को हानि नहीं पहुंचाएंगे लेकिन दूसरे वाले को लाभ पहुंचा देंगे। सेम्युल्सन और स्टोपलर याद आने चाहिए। अगर जो आपने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए कि अच्छा पेरेटो इष्टतम के बाद कौन आता है। और ये सारी चीजें मैं आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ा दिया हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन ले लिए हैं ना, वो जरूर वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देखते रहिए। जितना पढ़ाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर आपसे कई चीजें पूछी नहीं जाएंगी। एप्लीकेशन और यूट्यूब अगर जो आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि संसाधन आवंटन है जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य क्या है कि संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। मतलब इस बात का वो क्या करते हैं, इस बात को वो नहीं बताते हैं कि भैया हम एक को, वो बस एक लाइन की बात करते हैं कि हम एक को हानि पहुंचाएंगे तभी दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। बिना पहले को हानि पहुंचाए दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है, ये बात उनका कहना था। तो वही है संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से करिए। और जितने लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। और दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना देखिए, इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों फॉर्म में मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा और झारखंड वाले बैच में झारखंड स्पेशल भी करा दिया जाएगा। मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों, सारी चीजें मेरे द्वारा आपको कवर कराई जाएंगी। जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या जो लोग भी लेने वाले हैं, एटलीस्ट दोस्तों 1 घंटे कम से कम आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 40 मिनट नोट्स को पढ़िए, एक टेस्ट सीरीज दीजिए, एक प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए कि पूंजी की जैविक संरचना की बात कौन करता है? बिल्कुल ठीक है, तो ये भैया कार्ल मार्क्स साहब बात करते हैं ना, पूंजी की जैविक संरचना की बात तो कार्ल मार्क्स ही करते हैं ना। ये तो इजी सा ऑप्शन आ गया आपके सामने। प्राकृतिक नियम के सिद्धांत किसने दिया था? ये तो एडम स्मिथ साहब ने दिया था ना। प्राकृतिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ साहब ने दिया था। भैया नवीनीकरण की बात करें अर्थात नव परिवर्तन की बात करें तो ये सुपीटर साहब कहते हैं कि भैया जो पहले सोचेगा, जो पहला काम करेगा वही लाभ कमाएगा। असंतुलित विकास सिद्धांत की बात करें तो ये हर्समैन ने दिया था, कहा कि आप उन क्षेत्रों में निवेश करिए जिन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के चांसेस ज्यादा हैं, और उन क्षेत्रों में निवेश न करिए जहां पे आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर क्या करिए कि जहां से आप अगर जो जिन क्षेत्रों में पहले आपने निवेश किया है वहां से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभ को फिर उन क्षेत्रों में आप निवेश करिए जहां पे आपको लाभ प्राप्त करने की कम संभावना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
इस प्रश्न का उत्तर करिए। असंतुलित विकास मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये तो बहुत इजी सी बात आ गई भाई, ये तो बहुत इजी सी बात आ गई। क्या उत्तर होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, असंतुलित विकास की बात करें ना, तो सर्वप्रथम समर्थन करने का कार्य जो किया था वो हर्षमैन साहब के द्वारा हुआ था, और बाद में चल करके इनका समर्थन किसने किया? सीगर ने किया, राल्फ प्रेविस ने किया। और ये जो रैगनर नर्स हैं, इन्होंने संतुलित विकास की बात की थी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होता है असंतुलित विकास? वही मैं बता रहा था आपको कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं, ए बी सी डी। तो हर्षमैन कहते हैं कि अगर जो बी और सी में निवेश करके आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होता है तो केवल बी और सी में निवेश करिए, ए और डी में ना करिए। फिर जब बी और सी में निवेश से जब आपको लाभ की प्राप्ति होगी, फिर ए और डी में आप निवेश कर दीजिएगा। उससे आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी? सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन रेगनर नर्स जो है वो इनकी बातों का खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं भैया, अर्थव्यवस्था में जो 4 क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्रों में आप क्या करिए? समान मात्रा में निवेश करिए। निवेदन है सभी लोगों से, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए। एक सेकेंड, जो भी एडमिशन अभी ले रहा है कृपया करके कॉल ना करिए। अभी आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट का इंतजार करिए। जिन लोगों ने भी पेमेंट किया 5 से 7 मिनट का इंतजार करिए, आपको अभी बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई? डी वाले महानुभाव, बिल्कुल ठीक है। डी वाले कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। अच्छा, ठीक है। समृद्धि का हैरड डोमर मॉडल अवधारणाओं तथा उनकी समानताओं पर आधारित है। तो भैया याद आ जाना चाहिए GN, GA और GW। ठीक है, अर्थात वास्तविक, अभिष्ट तथा प्राकृतिक विकास दर। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वास्तविक दर क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे कि ये वास्तविक दर की बात क्या करते हैं? तो वास्तविक दर क्या कहते हैं कि वास्तविक दर वह दर है जिस पर क्या कर रहा है? देश विकास कर रहा है। ये प्रश्न पूछा गया। ये बताइए कि समृद्धि का हैरड डोमर मॉडल में वास्तविक दर का आशय क्या है? तो वास्तविक दर का आशय यह है कि ऐसा दर है जिस पे देश क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। और इसे यहीं पे इन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है अगर जो GN बराबर होगा GA और GA बराबर होगा GW के, अर्थात वास्तविक, अभिष्ट और प्राकृतिक दर क्या होगी? एक दूसरे से समान हो जाए। अगला प्रश्न, सोलो ने अपना मॉडल किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया? अब ये बच्चों वाला प्रश्न है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट को एक क्रम से पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत बच्चों वाला प्रश्न है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं सभी लोग। सभी लोग सी बोल रहे हैं। सभी लोग सी बोल रहे हैं। हैरड डोमर के विकास मॉडल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं हैरड डोमर का विकास मॉडल, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक क्रम से, तो आप जानते होंगे कि हैरड डोमर के ही मॉडल की कुछ मान्यताओं को लेकर के सोलो साहब ने अपने आर्थिक विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए।
दी अंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं। दी अंतराल मॉडल किसने दिया था, कोई बता सकता है? दी अंतराल की बात करें तो दी अंतराल मॉडल किसने दिया था? चेनरी साहब याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दी अंतराल की मॉडल जो दिया था वो एच बी चेनरी ने दिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि दी अंतराल मॉडल की अवधारणा किसने दिया था? तो वो चेनरी साहब ने दिया था। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। और चेनरी ने अर्थव्यवस्था में दी अंतराल की बात करते हुए दो बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहला था विनियोग बचत अंतराल और दूसरा था आयात निर्यात अंतराल। तो इसमें से कहाँ पे क्या उत्तर दिया है? ऑप्शन नंबर डी दिया है ना यहाँ पे कि विदेशी आर्थिक सहायता के द्वारा, मतलब दो तत्वों को शामिल करते हैं। किसको किसको? पहला बोलते हैं कि विनियोग बचत अंतराल और दूसरा आयात निर्यात अंतराल। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि दी अंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है। तो विदेशी आर्थिक सहायता के द्वारा, मतलब विदेशों से आर्थिक सहायता लेकर के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दिस इज द राइट आंसर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करता है? चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करता है? चलिए, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल जब भी आपको याद है तो किताब जरूर याद आ जानी चाहिए, क्योंकि ये किताब पूछी जाती है। इनकी किताब का नाम है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में प्रकाशित हुई थी, है ना? तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में जो पूंजी संचय है वह लाभ, मजदूरी, संबंध और श्रम की उत्पादकता पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बोल रहे हैं ना सभी लोग? बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न आ गया भाई, आप सभी लोग का फेवरेट है, सभी लोग का फेवरेट है कि नहीं है? आर्थिक विकास के विभिन्न सोपानों में सही क्रम का चयन करिए। तो आपको तो मैंने इतनी बार बताया है कि आपको रट गया होगा कि आर्थिक विकास के सोपान किसने दिया था? बताइए मुझे कमेंट करके। प्रोफेसर रोस्टो ने द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अर्थव्यवस्था के 5 चरण बताए थे? क्या चरण? 5 चरण बताए थे। पहला क्या बताया था? पारंपरिक समाज। दूसरा, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। तीसरा, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा, परिपक्वता की ओर अग्रसर। पांचवा, अत्यधिक उपभोग। तो चलिए आप मुझे मिला करके बता दीजिए भैया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, डी अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं। मैं कम टाइम दे रहा हूँ क्या आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए? थोड़ा और स्लो चलूं क्या? ठीक है, कम टाइम देता हूँ क्या? ठीक है, बताइए मुझे, फिर थोड़ा और सेशन स्लो हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे प्रश्न को। तो आर्थिक विकास के विभिन्न सोपानों के सही क्रम को चयन करिए। तो आर्थिक विकास के 5 चरण बताए थे प्रोफेसर रोस्टो साहब ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। पहला चरण क्या था दोस्तों? पारंपरिक समाज। दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर। और पांचवा अत्यधिक उपभोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, कि क्या हो जाएगा? पारंपरिक समाज पहली बात हो रही है। उसके बाद टेक ऑफ सोपान आ जाएगा, फिर आपका परिपक्वता की ओर अग्रसर, और लास्ट वाला जो है मैंने बताया ही कि उच्च जन सामान्य उपभोग काल। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। ये कह रहा है कि ये बता दीजिए कि आर्थिक विकास का हैरेड डोमर मॉडल आधारित है। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? बहुत छोटे से प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न है ये। हैरेड डोमर का मॉडल आपने पढ़ा होगा तो, और ये सारी चीजें एप्लीकेशन पे पढ़ा दी जा चुकी हैं दोस्तों आपको। तो जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, जो लोग भी लिए हैं, आप ईमानदारी से फॉलो करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं भैया डी में ऐसा क्या है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है भैया, कि ये वांछनीय वृद्धि दर की बात बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर की बात बोलते हैं, और तीसरा किसकी बात करते हैं? कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, तो आर्थिक विकास का मॉडल हैरेड डोमर मॉडल आधारित है। इस पे जी ए बराबर होगा जी डब्ल्यू के बराबर जी एन के। ठीक है, तीसरा कौन सा है आप कमेंट करके मुझे बताइए। प्राकृतिक, अब प्राकृतिक वांछनीय तो हो गया, तीसरा क्या है आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, कि हैरेड डोमर का आर्थिक विकास मॉडल निम्न के संतुलन पे आधारित है। किसके संतुलन पे आधारित है भैया? वास्तविक, वांछित और प्राकृतिक। ठीक है, वास्तविक, वांछित और प्राकृतिक समृद्धि दर, तीनों याद होना चाहिए। जी ए जी डब्ल्यू जी एन। अगला प्रश्न, ये बताइए कि हैरेड डोमर का आर्थिक विकास मॉडल निम्न के संतुलन पे आधारित है। किसके संतुलन पे आधारित है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सबका उत्तर सी आ रहा है, तो सबका उत्तर ठीक है भाई, कि हैरेड डोमर के आर्थिक विकास मॉडल निवेश तथा बचत संतुलन पे आधारित है, और ये विनियोग के मांग पक्ष की बात करते हैं और विनियोग के पूर्ति पक्ष की बात करते हैं। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट है। लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी लोगों से निवेदन है, लाइक शेयर करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आपके लिए 2 घंटे की क्लास रोज शाम को 7 बजे के से 9 बजे तक ली जाती है। फिर आप थोड़ा सा लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, निवेदन है सभी लोगों से कि थोड़ा लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि हैरेड ग्रोथ मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति का अभिप्राय क्या है? क्या उत्तर होगा? सी सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। सी वाले जितने भी हैं बहुत सही बोल रहे हैं, 100% ठीक बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कॉपी करते रहिए, गलत होता रहेगा। हैरेड ग्रोथ मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति का अभिप्राय है श्रम के बढ़ने से। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा,
जितने लोग भी सी बोलेंगे सबका उत्तर गलत होगा, है ना। तो हैरड ग्रोथ मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति का अभिप्राय होता है कि क्या हो रहा है कि तकनीकी जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि श्रम बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रीडम इज डेवलपमेंट, इजी सी बात है, किसने लिख दिया भाई? फ्रीडम इज डेवलपमेंट, आजादी ही विकास है, ये बात किसने लिखा बताइए मुझे। फ्रीडम इज डेवलपमेंट, आजादी ही विकास है, ये बात किसने बताया या किसने लिखा? बिल्कुल ठीक है, बताइए किसने लिखा भाई? फ्रीडम इज डेवलपमेंट। तो जितने लोग भी अमर्त्य कुमार सेन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अमर्त्य सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, फ्रीडम इज डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। आपके टीजीटी और पीजीटी में एक प्रश्न यहाँ से दोस्तों लगभग आप मान के चलिए कि 99% ये चांस है कि इस चारों में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। 99% चांस है कि इस चारों में से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने कहा? बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया कि अर्थव्यवस्था में अगर जो क्या हो रहा है, मांग पूर्ति क्रियाशील नहीं है, मंदी की अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को पुश करने की जरूरत है। किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था में व्यय के माध्यम से। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तो थ्योरी ऑफ बिग पुश की बात करें दोस्तों तो कौन होगा? तो कोई दिया ही नहीं है भाई। थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दिया था भाई? हाँ, रोडान साहब तो इसमें दिए ही नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं, रोजेस्टीन रोडान। थियरी ऑफ बिग पुश, बड़े धक्के का सिद्धांत तो रोडान साहब ने दिया था। श्रम की असीमित आपूर्ति की बात करें भैया तो ये लेविस साहब ने दिया था। कहा था ना अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है, कृषि दूसरा उद्योग। तीसरा, समृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार, ये बात किसने की थी भैया? ये बात एमरी के द्वारा किया गया था। और आर्थिक समृद्धि की अवधारणा तो सबको पता होगा भैया कि लेवेंस्टीन साहब ने दिया। सॉरी, आर्थिक समृद्धि की अवधारणा ये कुजनेटस के द्वारा दिया गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसमें क्या एक अननेसेसरी है, लेवेंस्टीन अननेसेसरी है, मतलब लेवेंस्टीन की जगह पे रोडान होने चाहिए थे। ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अभिकथन और तर्क, चलिए राम जी चौहान जी, लाल बहादुर जी, अभिनंदन जी, IM जी, जूही शुक्ला जी, अनिल जी, अकबरी खातून जी, तस्नीम खान जी, और कोई भाई? उर्मिला कुमारी जी। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर है? प्रश्न है कि गुरनार मेडल के अनुसार अल्प विकसित देशों में चक्रीय और संचयी कार्यकरण भाव विद्यमान होता है। बिल्कुल ठीक है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चक्रीय प्रवाह की बात कौन करता है? गुरनार मेडल साहब करते हैं, इकोनॉमिक थियरी ऑफ अनडेवलपमेंट रीजन्स में। ठीक है, उसके बाद तर्क कहा गया है कि निम्न जीवन निर्वाह स्तर और निम्न उत्पादकता के बीच परस्पर संबलित करने वाली अंतःक्रियाएं होती हैं। सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भैया, इजी सा प्रश्न है, मैंने बहुत बार इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया है कि गुरनार मेडल ने चक्रीय कारकता की बात करते हुए कहा था कि अल्प विकसित देशों में चक्रीय और संचयी कार्यकरण दोनों भाव विद्यमान होते हैं। और ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि निम्न जीवन निर्वाह स्तर और निम्न उत्पादकता के बीच परस्पर संबलित करने वाली अंतःक्रियाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न कि रॉल्फ रेबिस का तर्क किस पर
व्यापार चक्रों के प्रभावों से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है। चलिए बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए रोल प्रेबिस जब भी आपके सामने आए तो भैया ये व्यापार शर्त की बात करते हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि ये छोटी सी बात कहते हैं कि जब अल्प विकसित देश से व्यापार करेंगे तो अल्प विकसित देश के पक्ष में व्यापार नहीं होता है। ठीक है, अल्प विकसित देश को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, बहुत सारे घाटे उठाने पड़ते हैं। मतलब व्यापार जो होता है वो अल्प देशों के प्रतिकूल होता है। ठीक है, अल्प विकसित देश से जब व्यापार करते हैं तो अल्प विकसित देश को क्या होता है, हानि होता है। और इसका उदाहरण ये है दोस्तों कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, अब तो थोड़ा सा स्थिति कम हो गई है, लेकिन आज से 1-2 दशक पहले की बात करें तो जब हम अपने देश में बने प्रोडक्ट को दूसरे देश में ले जाते थे तो उस देश के लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा सैंपल लेते थे, और अगर जो उनको हमारी प्रोडक्ट पसंद ना आई तो कहते थे भैया हम नहीं खरीदेंगे, आप लेके जाओ। ठीक है, तो उससे हमारा क्या हुआ कि हमारा आयात पे जो पैसा खर्च हुआ उसमें भी हम क्या कर जाएंगे कि वो भी तो हमारी हानि हो गई और हमारे प्रोडक्ट भी ना बिके, तो हमें तो क्या हुआ, दोहरा नुकसान हुआ ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, व्यापार की शर्तें। तो रॉल प्रेबिस का तर्क है कि व्यापार चक्रों के प्रभाव से संबंधित है व्यापार की शर्त। अगला प्रश्न, रोलिंग प्लान, बहुत बार बताया हूं कि भैया रोलिंग प्लान किसने दिया था, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी भाई, बताइए मुझे। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी, बहुत बार देखा गया है, अभी तो देखा गया है, हिंदी टर्म में देखा गया है, अब इंग्लिश टर्म में आ गया। ठीक है, गुरनार मेंडल। अगला, असंतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध है। देखिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत सारे लोग गलत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही असंतुलित समृद्धि की बात आई आपको रैगनर नर्स साहब यहाँ पे टिक कर जाने चाहिए आपके दिमाग में। जब रैगनर नर्स साहब टिक कर गए तो फिर आपको भैया यहाँ पे असंतुलन वाले की भी याद आ जानी चाहिए, कौन, हर्समैन। ठीक है, चलिए, तो संतुलित समृद्धि की बात कौन करता है, रैगनर नर्स, और असंतुलित समृद्धि की बात कौन करता है, हर्समैन। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कितने सारे लोग ये बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भैया, 1 नंबर सिलेक्शन है, 1 नंबर। जितने भी ये बोल रहे हैं पता नहीं क्या सोच के ये बोल रहे हैं। अरे भाई संतुलित समृद्धि दर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश करते हैं ना। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ए बी सी डी, अगर जो ये 4 क्षेत्र हैं, ए को शिक्षा मान लीजिए, बी को परिवहन मान लीजिए, सी को आप क्या मान लीजिए, स्वास्थ्य मान लीजिए, डी को आप बिजली मान लीजिए। तो इनका रैगनर नर्स साहब का कहना था कि इन सभी क्षेत्रों में सरकार के पास जो भी पैसा है वो समान मात्रा में निवेश करे, जिससे आम जनता की जो आम जनता होगी, जब इन चारों में सुधार होगा तो आम जनता जो होगी वो निवेश के लिए प्रेरित होगी। ठीक है, लेकिन हर्समैन कहते हैं नहीं भैया, इन चारों में नहीं करना है, जिस आप केवल उसमें करिए जिसमें आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। तो इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं, ये क्यों ये बोल रहे हैं भाई, निवेश की बात होती है ना, समान दर से विकास की थोड़ी बात होती है, निवेश की बात होती है ना समृद्धि मॉडल में। अगला प्रश्न, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं जो, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छाया कीमतें कैसी होती हैं भैया, छाया कीमतों का मतलब किससे होता है, छाया की कीमतों का संबंध दुर्लभ कीमतों को दर्शाता है ना, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं जो वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों की छाया कीमत से क्या आशय है, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं जो वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया सोलो साहब से। सोलो साहब का प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोलो के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता सही नहीं है। चलिए भैया, सोलो साहब की कौन सी एक मान्यता सही नहीं है बता दीजिए मुझे।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोलो साहब की मान्यता आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि सर जी, सोलो साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो दी गई है, ठीक है। बचते आय का फलन होती है, अर्थात एस इज इक्वल टू वाई होती है। ये सारी बातें आपको उनकी मान्यताओं अगर जो पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि कीमत तथा मजदूरी स्थिर है, नहीं भैया, कीमतों और मजदूरी को इन्होंने स्थिर नहीं परिवर्तनशील माना है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सोलो के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो कीमत और मजदूरी दर को इन्होंने स्थिर नहीं परिवर्तनशील माना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा उत्तर, नहीं तो ए और डी में बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बी में भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे। ठीक है कि मार्क्स के वितरण के सिद्धांत में निम्न अनुपातों में से कौन एक लाभ के दर का प्रतिनिधित्व करता है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे लाभ के दर की बात हो रही है, लाभ के दर की बात हो रही है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। एक पूछता है लाभ की दर और दूसरा पूछता है बचत की दर, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ की दर पूछा गया है। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार इस बात को बताया है कि मार्क्स के वितरण के सिद्धांत के अनुसार लाभ का जो दर होता है वो अतिरिक्त मूल्य और कुल पूंजी मूल्य का अनुपात होता है। अतिरिक्त मूल्य और कुल पूंजी मूल्य का अनुपात जो होता है वो लाभ होता है, जिसे दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं? एस अपान सी प्लस वी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में निर्धनता के दुष्चक्र के किस के निर्कासियन प्रतिपादन में निवेश करने की प्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है? निर्धनता का दुष्चक्र भैया रेगनर नट साहब आपको याद आने चाहिए कि रेगनर साहब ने कहा, क्या कहा था नट साहब ने कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। क्यों गरीब है भाई, क्यों गरीब है बता दीजिए। तो क्या कहा था उन्होंने? रेगनर नट साहब ने कहा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उसके पास बचत, वो अब पैसे की बचतें नहीं कर पाता है। जब बचत नहीं करेगा तो निवेश नहीं कर पाएगा, जब निवेश नहीं कर पाएगा तो आय नहीं कमा पाएगा, जब आय नहीं कमाएगा तो फिर वो लाभ नहीं कमाएगा, और जब लाभ नहीं कमाएगा तो वो बचत कहाँ करेगा? तो जब उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए पैसा ही नहीं होगा तो वो उसी स्थिति में हमेशा बना रहेगा। यही दोस्तों आपका क्या है, गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत मोटा मोटी तौर पे बताते हैं, वो तो मांग और पूर्ति पक्ष को लेके, ठीक है, सविस्तार से मैंने ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रखी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्क्स के अनुसार पूंजी के समन्वयन संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करता है? और दोस्तों जितने लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चलाया जा रहा है। दोनों जगह दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार ए टू जेड संपूर्ण इकोनॉमिक्स की थियरी को पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं और आपके करंट भी कवर करा दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है कि एग्जाम से रिलेवेंट हर कंटेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत कराना, और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है, इट मींस कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन ओपन है दोस्तों, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए भाई, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। क्या उत्तर ठीक है सी? क्या उत्तर ठीक है सी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि लाभ की दर में कमी आ जाएगी, है ना। मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करता है? कि क्या हो रहा है
कि संयोजन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें अगर जो वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब कि क्या है कि लाभ की दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा भैया, क्योंकि जो अतिरेक मूल्य की दर होती है इसमें ये क्या होता है दोस्तों, जो अतिरेक मूल्य होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ये मार साहब क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना भैया कि एक पूंजीपति होता है, दूसरा श्रमिक होता है, और जो पूंजीपति होता है वो श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देता है, जबकि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो श्रमिकों का शोषण करता है पूंजीपति, और शोषण के रूप में उसे क्या मिलता है, लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है, चलिए भाई बता दीजिए। ठीक है, कि भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। उस प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट था, क्योंकि कोई मतलब कोई सेंस नहीं मेक कर रहा था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है, प्रथम चरण अनुभव किया जा रहा है। हुँ? नहीं भाई, प्रथम नहीं किया जा रहा है। प्रथम में क्या होता है कि जन्म दर भी ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। प्रथम चरण कब होता है, जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी होती है, लोग अशिक्षित होते हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, और मृत्यु दर भी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, खान पान अच्छा नहीं होता। तो ये प्रथम चरण होता है। लेकिन जो हमारा देश है, भारत जो है, वो द्वितीय चरण में पहुंच गया। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी अब लोग क्या हो रहे हैं कि अब जन्म दर तो बढ़ा ही है, जन्म दर क्या हो रहा है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लोग स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि और किसके बीच जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंध व्यक्त करता है, चलिए। बिल्कुल ठीक है, किसने दिया, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत याद आ रहा है, माल्थस की बात याद आ रही है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, माल्थस ने दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था भाई। तो क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, ठीक है, उन्होंने किसकी बात की थी, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की बात किया था। क्या कहा था कि हमारी जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64 हो जाता है, लेकिन हमारे जो खाद्यान्न होते हैं वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। और इस गैप को भरने के लिए प्रत्येक 144 साल के बाद भयंकर अकाल पड़ता है, सूखा आता है, महामारी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा। माल्थस साहब क्या कहते हैं कि अगर जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी में हम लोग वृद्धि कर देंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा, चलिए भाई बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है, तो इजी सी बात है भाई, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से देखिएगा। माल्थस साहब ने ये कहा था कि अगर जो आप श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करेंगे ना, तो इससे श्रमिकों के खान पान में सुधार आएगा। ठीक है, वो पोषक तत्वों को ले पाएंगे, साथ ही साथ वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी वो ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो पोषक तत्व लेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। अच्छा सा प्रश्न है भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय
प्रदान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, डाल्टन साहब की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक बार इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया जा चुका है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, एक बार शायद किसी आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, लेकिन जो सही उत्तर है वो सी ही होगा। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह होता है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है। तो ये बात डाल्टन ने कहा था। मतलब अगर जो हमारी जनसंख्या के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ऐसी जनसंख्या हमारे लिए अनुकूलतम होगी। अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों, जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपका प्रैक्टिस क्लास होता है। 7 बजे से 9 बजे तक रोज 2 घंटे की क्लास होती है। और जो लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, कृपया करके लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी सभी लोग बोलेंगे भाई, बहुत अच्छा बोलेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? बी ही बोल रहे हैं ना, सभी लोग बी बोल रहे हैं ना। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ये बात कही थी थॉमसन साहब ने। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। इसमें इन्होंने कभी भी जनसंख्या की वृद्धि दर को शून्य नहीं बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। और इन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? शून्य होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देश देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हूँ क्योंकि बार बार मैं बताता रहता हूँ कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देश पिछड़ा होता है। और क्या होता है, देश पिछड़ा होने की वजह से शिक्षा भी नहीं होती है। तो एक तरफ जन्म भी ज्यादा होता है, दूसरी तरफ मृत्यु भी ज्यादा होता है। दूसरी अवस्था में क्या होती है कि देश थोड़ा सा विकसित कर जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, तो जन्म दर पहले के जैसे ही रहता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि आपका देश विकसित हो चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में लोग साक्षर हो जाते हैं, तो कम बच्चे पैदा होते हैं और मृत्यु भी कम होती है। तो ये स्थिरता की बात आ जाती है। तो स्थिर जनसंख्या का चरण पहला और तीसरा है, और दूसरा जो है ये जनसंख्या विस्फोट का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, देश के जनसंख्या पिरामिड में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? जनसंख्या पिरामिड में क्या प्रदर्शित किया जाएगा भैया? जनसंख्या पिरामिड की बात कौन करता है? पता होना चाहिए। थॉमसन साहब करते हैं। जनसंख्या पिरामिड की बात कौन करता है? थॉमसन करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि जनसंख्या की आयु और लिंग के अनुसार क्या होता है दोस्तों? वितरण होता है। जनसंख्या पिरामिड दोस्तों एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो देश में जनसंख्या पिरामिड से निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित है? जनसंख्या की जो आयु होती है और लिंग के अनुसार वितरण। अगला प्रश्न, दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? महामैराथन क्लास होगी भाई, महामैराथन की क्लास इस संडे को होगी। इस संडे को 4 घंटे की लगातार क्लास होगी। इस संडे को महामैराथन की क्लास होगी लगातार 4 घंटे की। ठीक है, तैयार रहिएगा। लगातार 4 घंटे की क्लास होने वाली है इस संडे को। और जो लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपसे क्या कहूँ, थोड़ा सा लाइक शेयर बस कर दिया करिए। ठीक है,
क्योंकि 2 घंटे लगातार क्लास ली जाती है और आपके लिए ही तो क्लास है ना, तो बेनिफिट आप ही तो प्राप्त करेंगे ना। थोड़ा सा लाइक शेयर करना बनता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? लॉजिस्टिक वक्र की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी लॉजिस्टिक वक्र की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे। ठीक है, तो दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भैया लॉजिस्टिक वक्र। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप सभी लोग का फेवरेट है। किसने ये बात कह दी कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है जो बिना निमंत्रण के आएंगे भूखे रहेंगे? बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जुनूनी बनना पड़ेगा, है ना। अगर जो आप नॉर्मल रूटीन से लाइफ जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जो लोग अपनी आदतों के अनुसार जीते चले जाते हैं फिर भी सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होता है और बुरा होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाले समय होते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, चीजें ठीक नहीं होती है, ठीक करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि चलो यार एक दिन ठीक हो जाएगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। आप जिस स्थिति में है उससे बदतर स्थिति में आप हो जाएंगे अगर जो प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो आज जो आपकी स्थिति है इससे कई गुना बेहतर आप इन फ्यूचर में हो सकते हैं। इतना हो सकते हैं जितना आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। इतनी सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों कथन निम्न में से किसका है कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है जो बिना निमंत्रण के आएंगे वो भूखे रहेंगे? किसने कहा भाई? माल्थस ने कहा, बिल्कुल ठीक है। माल्थस साहब ने कहा ना कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है जो बिना निमंत्रण के आएंगे वो भूखे रहेंगे। ठीक है? मतलब जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में और क्या खाद्यान्न समानांतर श्रेणी में। तो खाद्यान्न कम है, जनसंख्या ज्यादा है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वो भूखे रहेंगे। अगला, जनांगीय संक्रमण का अभिप्राय है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। और एक बात देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर कितने घंटा पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए? घंटे में पढ़ के सिलेक्शन आप नहीं ले सकते, आप प्रोडक्टिव पढ़िए। आप अगर आप 4 घंटे भी पढ़िए, आप 3 घंटे भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन जितना भी आप पढ़े वो प्रोडक्टिव हो। ऐसा ना हो कि जैसे बहुत सारे लोग निर्धारित कर लेते हैं कि सर जी 8 घंटा पढ़े, और 8 घंटे पढ़ते वक्त वो कम से कम 80 बार घड़ी पे देखते हैं कि 8 घंटा अब होने वाला है, अब उठेंगे अब उठेंगे। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। आप थोड़ा ये समय का निर्धारण कभी ना करिए। और मेरा मानना ये है कि छोटा छोटा टाइम मिले, जैसे जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इसको पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 30 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। तो आपको अगर तो 20-30 मिनट ही मिल गया तो उसमें पढ़ लो ना यार। क्या मतलब है कि हमको जब बहुत ज्यादा लंबा समय मिलेगा तभी हम पढ़ने बैठे? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जनांकीय संक्रमण का अभिप्राय क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। और क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति, मतलब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये कौन सी अवस्था है? ये पहली अवस्था है। ठीक है, और कम मृत्यु दर और कम जन्म दर ये तीसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या छोड़ दिया है? क्या छोड़ा है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण जनांकीय लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसे बढ़ावा देती है? पूर्ण जनांकीय लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसको बढ़ावा देती है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो देखिए बहुत इजी सी बात है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए
पूर्ण जनांकिकीय लाभांश मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी। हमको लाभांश कब होगा, जनांकिकीय लाभांश कब होगा कि जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसमें क्या हो, वृद्धि हो। और कार्यशील जनसंख्या कितने वर्ष से कितने वर्ष होती है, 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हम क्या करें कि लोगों के कौशल का विकास करें। ठीक है, लोगों की क्षमताओं का विकास करें। ठीक है, लोगों को शिक्षित करें। जब लोग शिक्षित होंगे तो उनकी उत्पादन की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। जिससे सिंसियरिटी के साथ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अभिकथन और कारण कि भारत में जनांकिकीय लाभांश की व्यापक संभावना है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, क्या ये भी बात ठीक है? आप मुझे बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बोल रहे हैं, और कोई भाई ए के अलावा कोई और है? ठीक है, ए के अलावा कोई और है? बहुत अच्छा, ए वालों के लिए एक बार सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए जोर से, सभी लोग थोड़ा सा जोर से एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबके लिए, है ना, सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई। ठीक है, तो देखिए भारत में जनांकिकीय लाभांश की व्यापक संभावना है, बिल्कुल ठीक है भैया। क्यों है, क्योंकि हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है, अर्थात जो हमारे कार्यशील जनसंख्या मतलब क्या, जो 15 से 64 वर्ष के बीच के लोग हैं, ये लगभग लगभग 90% के आसपास हैं हमारे देश में। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये कमी आ रही है, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा जनसंख्या वृद्धि कम हो रहा है, दर में कमी आ रही है। ठीक है, ये नहीं कि कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, बस वृद्धि दर में कमी आ रही है। तो भैया बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया जनांकिकीय लाभांश एक अलग सी बात होती है, और भारत की जनसंख्या दर में कमी आ रही है, जनसंख्या दर में कमी आ रही है, इसका क्या लेना देना है जनांकिकीय लाभांश से, इसका क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्न चरण है। अब देखिए आज के सेशन करने से ना पता है आप कभी नहीं भूलेंगे कि सर जी ये जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, और जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, क्या क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, थॉमसन ने दिया था भैया, कितने चरणों को बताया था, 3 चरणों को बताया था। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे बताइए मुझे। तो पहला तो चरण ये था, क्या बता रहे हैं भैया, कुछ लोग बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, ऊंची जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण जन्म दर में वृद्धि, ये तो दूसरी कंडीशन हो गई भाई। तो जो लोग ए बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ से डिग्री लिए, कहाँ से डिग्री लिए भाई, ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, ये पहली अवस्था ये है ना कि जब अर्थव्यवस्था आपकी पिछड़ी रहती है, जब अर्थव्यवस्था आपकी पिछड़ी रहती है तो ऐसी स्थिति में जन्म दर भी ज्यादा होता है अशिक्षा के कारण, और मृत्यु दर, लोग पोषक पदार्थ नहीं ले पाते हैं और लोग स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। तो ये तो पहली अवस्था है ना भैया, दूसरी अवस्था ये है, तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना कि ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर के कारण स्थिर अवस्था, ये पहली अवस्था है। दूसरे में क्या होता है कि जन्म दर ऊंचाई रहता है, मृत्यु दर कमी आ जाती है।
और तीसरा नीचा जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण ये स्थिर अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अब क्या होते हैं, जागरूक हो जाते हैं। इतने सारे लोग ए बोल रहे हैं, हाँ, इतने सारे लोग ये बोल, सभी लोग ये बोल रहे हैं। अरे यार, हाँ? इसमें क्या ऐसा था कि जो आप ये बोल रहे थे? ऐसा इसमें क्या है कि आप ये बोल रहे हैं? भाई 3 चरण की बात होती है। पहली चरण में कहते हैं कि जनसंख्या आपकी पिछड़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं पिछड़ा हुआ है, लोगों के पास अशिक्षा है, तो ऐसी स्थिति में लोग बच्चे प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, ठीक है, लोगों के पास मनोरंजन के साधन कम है, तो ऊंची जन्म दर होती है और ऊंची मृत्यु दर होती है। मतलब पैदा भी बहुत सारे लोग होते हैं और मर भी बहुत सारे लोग जाते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होगा कि ऊंची जन्म दर आपकी होगी लेकिन नीची मृत्यु दर के कारण, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मृत्यु दर में आपकी कमी आ जाएगी। और तीसरी अवस्था में क्या होगा, नीची जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना, ए। हाँ, एक सेकेंड, अच्छा ए होगा, हाँ हाँ ठीक है, ए होगा। 2, 1 और 3, यानी पहले दूसरे पे ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे ये आ जाएगा और तीसरे पे ये आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन ठीक कर रहा था लेकिन ऑप्शन में गलत बता रहा था, है ना। एक्सप्लेन ठीक कर रहा था, ऑप्शन में गलत बता रहा था, ठीक है। चलिए, ये सही है, ये सही है, बात आपकी ठीक है। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मुझे लगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इस बार आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, इस बार मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कभी कभी मुझसे भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें क्या है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है तो प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आय से प्रश्न आ गया भैया, बताइए मुझे आप। ये तो सभी लोग ठीक करेंगे क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू जो आपकी होती है वो आपकी होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय और अपान क्या होता है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होगी भैया, जब जनसंख्या दर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जब ये बढ़ेगा तो इसमें कमी आएगा, तो घट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, एक बार की वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और जितने लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर होगा भाई? AC, बहुत सारे लोग AC की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए भाई, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी अप्रत्याशित आय को शामिल नहीं करते, जैसे सट्टा हो गया, ठीक है, जैसे शेयर हो गया, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि शेयरों की लेन देन से प्राप्त आय, जो अप्रत्याशित आय होते हैं ना, उसको नहीं शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय मापने की विधियां कितनी है? बहुत सारे लोग गलत करेंगे। साइमन कुजनेटस साहब ने कितनी विधियों के आधार पर राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया, आपको बताना है। चलिए, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं।
अफसाना सिद्दीकी जी, अरे सर बस करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक बोल रहे हैं भाई। मुझे लगा कोई लोग दो, कुछ लोग दो बोलेंगे, अर्थात ए की तरफ जाएंगे, जब बट कोई जा नहीं रहा, ए वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीन विधियों की बात करते हैं। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीन विधियों की बात साइमन कुजनेटर साहब राष्ट्रीय आय मापने के लिए करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए साइमन कुजनेटस ने तीन विधियों की बात की है, आय विधि, व्यय विधि और साथ ही साथ में उत्पादन उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में किसे किसे हम शामिल करते हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो सी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई सी वाले, कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से जो घिसावट पे व्यय होता है, जो टूट फूट पे व्यय होता है, उसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। बात भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से हम क्या करेंगे? घिसावट व्यय को घटा देंगे। घिसावट व्यय क्या होता है भाई, बताइए मुझे, घिसावट व्यय क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, घिसावट व्यय क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, घिसावट व्यय के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? बहुत बार बताया। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की आय कैसी है? विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की आय कैसी है भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद का भाग है, बिल्कुल ठीक है। सी वालों के लिए तालियां एक बार बजा बजा दीजिए। जितने भी सी बोल रहे हैं सबके लिए तालियां बजनी चाहिए, रुकनी ही नहीं चाहिए तालियां, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। घिसावट का मतलब क्या है कि जो आपकी मशीनों में टूट फूट होती है, उसको आप क्या करते हैं कि जब सुधार कराते हैं तो उसमें जो आपका व्यय होता है। अगला प्रश्न, तो क्या उत्तर होगा? बी होगा ना? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि विदेशों से अर्जित आय होती है। तो विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की जो आय होती है, इसका मतलब क्या है कि हम विदेशों से आय को अर्जित कर रहे हैं। छोटी सी बात है, फिर सी की तरफ क्यों जा रहे थे? सी की तरफ क्यों जा रहे थे? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं भाई। विदेशों में जो कार्य कर रहा है उन भारतीयों की आय हम विदेशों से अर्जित आय में ही तो सम्मिलित करेंगे, और क्या? इसके अलावा और क्या होना चाहिए? अगला, जब कृषिगत श्रमिकों के सापेक्ष अनुपात में गिरावट आती है तब क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दे से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि जब कृषिगत श्रमिकों की सापेक्ष अनुपातों में गिरावट आती है तब क्या होता है? थोड़ा ध्यान से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। जितना आसान लग रहा है उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी ये प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से करिए भाई। बहुत छोटा सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। गलत नहीं होना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। ये क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए, जरा ध्यान से पढ़िए कि जब ये कृषक कृषिगत श्रमिकों के सापेक्ष अनुपात में गिरावट आ रही है, मतलब जो कृषि में श्रमिक लगे हैं, इन श्रमिकों में कमी हो रही है। मतलब कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब श्रमिकों की संख्या कृषि में कम हो रही है तो ये श्रमिक कहाँ पे जा रहे हैं? ये उद्योग में जा रहे हैं, ये उद्योग में जा रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। तो भैया जब उद्योग और सेवा क्षेत्र में ये कृषि में ये जो कृषि में कार्यरत श्रमिक थे, ये जब पलायन कर करके उद्योग और सेवा क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जाने की वजह से उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी ना। ये उत्तर होना चाहिए ना, छोटी सी बात थी भाई। अगला, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होगा बताइए?
राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में तो भैया हम सबको शामिल करते हैं विभिन्न आयों के योग से। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, रुकने की जरूरत नहीं है। अगला, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात रियल जीएनपी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भैया? रियल जीएनपी कब बढ़ेगा आपको बेसिकली बताना। तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि जो वास्तविक जीएनपी होता है, ठीक है, जो वास्तविक जीएनपी होता है दोस्तों, वो मौद्रिक जीएनपी अपान कीमत स्तर होता है। मतलब मौद्रिक जीएनपी बटा कीमत स्तर होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है? की बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, कीमतें बढ़ रही है कि घट रही है? कीमतें गिरेगी ना भाई, क्यों गलत कर रहे हैं? कीमतें गिरेगी ना, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बढ़ेगी कैसे? वास्तविक वास्तविक जीएनपी जो होता है वो बराबर होता है मौद्रिक जीएनपी के, मौद्रिक जीएनपी के अपान क्या होता है दोस्तों? कीमत स्तर होता है, कीमत स्तर। और ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर जो वृद्धि हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि कीमत स्तर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इजी से प्रश्न में गलत नहीं करना चाहिए भाई। ये प्रश्न आज के सेशन का सबसे इजी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाएगा भाई? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं भाई कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम अनाज को शामिल करते हैं, क्योंकि अनाज जो है ये कृषि के अंतर्गत आता है और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कृषि को शामिल करते हैं और कृषि में अनाज आता है, तो अनाज को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला, यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है तो यह स्थिति होगी। इजी सी बात है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है तो यह स्थिति कौन सी होगी भाई? बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इजी सी बात है, प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गया होगा तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये सभी लोग बोलेंगे, पता भी होगा मुझे कि आप लोग बोलेंगे तो ठीक ही बोलेंगे भैया, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ एक्सप्लेन करते करते इस प्रश्न को बार बार। अगला, भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार क्या है? भारत में अगर जो ये देखना है कि एक व्यक्ति गरीब है तो कैसे देखेंगे बताइए? तो खुराक की कैलोरी मात्रा के आधार पे। अगर जो आप दोस्तों गांव में हैं और 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गरीब नहीं हैं। और अगर जो आप शहर में हैं और शहर में रह करके आप 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, तो ये मापक क्या है? उप कैलोरी का। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? चलिए भाई, जाते जाते थोड़ा सा कुछ ऐसे भी प्रश्न को कर लीजिए जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होगा? जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो गलत करेगा, जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो गलत करेगा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होगा भैया कि जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, जब कार्य में लगे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या घटने पर उत्पादन में कमी ना हो। क्योंकि भैया 2 एकड़ पे 2 लोग, 2 एकड़ पे अगर जो 4 लोग मिल करके 4 कुंटल किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो
2 लोग हटा भी लिए जाए तो 2 ही लोग पर्याप्त होंगे उत्पादन करने के लिए, 4 कुंटल ही कर पाएंगे, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाली दूसरी वाली कंडीशन, ये संरचनात्मक बेरोजगारी का, कि आपको आपके योग्यता के अनुसार आपको कार्य नहीं मिलता है। अगला, कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? संरचनात्मक बेरोजगारी क्यों है भाई अल्प विकसित देशों में, बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्यों है हमारे देश में? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो भैया देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है? तब होती है जब आपको आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलता है। आप, बहुत सारे लोग हैं एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बीए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार ने एक नया ट्रेंड लागू कर दिया है कि आप बहुत बड़ी-बड़ी डिग्री लिए हैं और चाय की दुकान कर लीजिए। एक चाय वाला बहुत फेमस हुआ है इस बार और उससे बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। एक चाय वाला कोई है जिसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, और एक शायद बिहार में कोई लड़की भी है, वो भी एमबीए की है, वो भी चाय बेच रही है। तो भई उनका स्थान कहीं और था, लेकिन रोज़गार वहाँ पे नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया? चाय का काम स्टार्ट कर दिया। तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता होता है, ठीक है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, कि जिस कार्य में आप दक्ष हैं, वो कार्य आपको जब मिलेगा नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है भैया कि आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका जीवन निर्वाह चल सके, लेकिन आपको उसमें विशिष्टीकरण नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, कि गिनी गुणांक का माप है, गिनी गुणांक किसका माप होगा? एमबीए चाय वाला, हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, एमबीए चाय वाला। गिनी गुणांक एक माप है, क्या उत्तर होगा? तो गिनी गुणांक क्या होता है भैया? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कि देश में आय वितरण की समानता से गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। अगला, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति कैसी होती है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होगी तो इसका मतलब क्या है? यही तो है ना, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, अप्रकट बेरोजगारी है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्य में या उत्पादन प्रक्रिया में बहुत कुछ लोग ऐसे लगे होते हैं जिनका उत्पादन लगे रहने में या न लगे रहने में उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों की उत्पादकता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी अभी, जो लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स की जो आपकी दूसरी क्लास चल रही है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट की जो क्लास चल रही है, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार। बहुत सारे टेस्ट सीरीज होंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम है। इनमें से मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों आपको हर कंटेंट को प्रोवाइड करना। अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो ईमानदारी से 1 घंटे रोज कॉन्सेप्ट को पढ़ा करिए, 40 मिनट नोट्स को पढ़ा करिए, एक टेस्ट पेपर दिया करिए और एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को किया करिए। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से भी
कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो भी केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो केवल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी केवल अगर जो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर जो आप चाहते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा पढ़ लूँ यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। रागिनी सिंह जी, जयंत जी, रश्मि जी, निरुपमा जी, अफसाना जी, दीक्षा जी, अली अली जी, सुनीता जी, बिल्कुल ठीक है। सन्नी गुप्ता जी, सीमा जी, सुरेंद्र जी, रेणु जी, सोहन जी, सुचिता जी, अमरेश जी, IM जी, अफजल हसन जी, ललिता जी, आशुतोष जी, उर्मिला जी, तस्नीम जी, प्रियम मिश्रा जी, बबीता जी, अफसाना सिद्दीकी जी, वैभव जी, सन्नी जी, लक्ष्मी यादव जी, फुरोज खान जी, मौसम कुमारी जी, अनिल जी, अफसाना जी, रत्नेश जी, सचिन जी, तस्नीम खान जी, सोमपाल जी, जूही शुक्ला जी, अंकिता श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जी, अरुधत्ती देवी जी, ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और देखिए दोस्तों, समय में अब क्या है ना कि एग्जाम के लिए एक संतुलित समय बचा है और एक संतुलित ढंग से आपको अपनी तैयारी करनी। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं कि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। इसलिए नहीं प्रोडक्टिव होता है कि जहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे आप 10 पन्ने का क्या पढ़ते हैं, 10 पन्ने का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिए हैं, आपसे मैं जिम्मेदारी और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही हैं, आराम आराम से सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ आपको कलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच सुनीता तिवारी जी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड बाय।